प्यारे बच्चों, मैं रमजान अंसारी, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, स्कूल महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज तिकोनिया खीरी। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में कोरोना वायरस महाप्रकोप का भयंकर प्रकोप छाया हुआ है। यह केवल आपके ही देश में नहीं, विश्व के अनेक देशों में है। यह भयंकर महामारी है। इस कोरोना वायरस से बचने का कोई वैक्सीन या दवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लॉकडाउन के बनाए गए नियमों का पालन करें, अपने घरों पर रहें, बाहर अति आवश्यक कार्यों के लिए निकलें। ऐसी स्थिति में आप घर पर रहकर अपना पठन पाठन का कार्य करें और बाहर निकलने यदि आवश्यक है तो निकलें, तो आने पर अपना हाथ साबुन से धोएं, हाथ को नाक या मुंह के पास न ले जाएं। सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐप जारी किया गया है, आरोग्य सेतु ऐप। इसको सभी डाउनलोड कर लें। इस ऐप को लोड करने पर तमाम सूचनाएं आपको मिलेगी। इस ऐप में विभिन्न प्रकार की आपके सहयोग और सुरक्षा कवच के रूप में ऐप है। सही सूचना देकर आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। बस। आज प्यारे बच्चों, आपको सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला पाठ संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ाएंगे। संसाधन है क्या? संसाधन पर्यावरण में जो भी वस्तुएं उपलब्ध है, जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहे जाते हैं। संसाधन का विभाजन कई आधारों पर किया जाता है। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क मिला हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसे संसाधन है जिनका हम उपयोग बार बार करते रहेंगे, ये समाप्त होने वाले नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका एक बार उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाता है। पुनः आपको नवीकरणीय ऊर्जा के विभाजन दो स्तरों पर किया जा सकता है। एक ऐसे संसाधन जिसका प्रवाह निरंतर बना रहता है, जो सतत, जिसमें पवन और जल संसाधन को शामिल किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन में दूसरा इसका विभाजन जैव संसाधन है, यानी ऐसे संसाधन जिसमें जान होता है, जो मानव प्राणी को लाभ पहुंचाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैव संसाधन को भी दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा वन्य जीव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, पेड़ पौधे शामिल है, और वन्य जीव में ऐसे जीव जंतु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वन्य जीव संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार
जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो दूसरा भाग अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय संसाधन, इसको पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन यानी जिसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, पीतल, तांबा, जस्ता आदि। एक बार उस वस्तु का इस्तेमाल करने पर उसको गला करके पुनः उसका रूप, नया रूप सृजन करके दूसरी वस्तु बना सकते हैं। अचक्रीय संसाधन वे संसाधन है जिसका हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। अब आपको बताएंगे मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वे संसाधन है जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ संसाधन है, अर्थात मकान, सड़क, रेल, बस आदि। इन संसाधनों से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आपको बताएंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण को मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, सीमा या समाप्त होने के आधार पर या समाप्तता के आधार पर। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। और चौथा, विकास स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, जय संसाधन, अजय संसाधन। जय संसाधन वे संसाधन है जिसमें जान होता है, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव आदि। अजय संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जान नहीं होता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश, गर्मी, उष्मा आदि। संसाधनों जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दूसरा वर्गीकरण सामर्थ्यता के आधार पर है। इसको 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी ऐसे संसाधन जिसका पुनः हम उपयोग कर सकते हैं, यानी ऐसे संसाधन जिसको एक बार इस्तेमाल करने पर पुनः दूसरे भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इसका अनंत सीमा तक उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा या संसाधन ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है। अब आप इसका तीसरा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बताएंगे। स्वामित्व के आधार पर इसे 4 उपवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व या अधिकार होता है, जैसे स्वयं का मकान, स्वयं का कुआं, स्वयं का तालाब। दूसरा सामुदायिक संसाधन वे संसाधन है जिस पर सार्वजनिक अधिकार होता है, जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न हो करके एक समूह या पूरे समाज का अधिकार होता है, जैसे खेल का मैदान आदि। तीसरा इसका वर्गीकरण है राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र
राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार का अधिकार होता है उन संसाधनों के दोहन का या उसके उपयोग का अधिकार एक राष्ट्र के अंदर राष्ट्र सरकार के द्वारा नियमन और नियंत्रण किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, लोहा, खनिज, कोयला आदि। इसका जो चौथा स्वामित्व के आधार पर विभाजन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक देश का स्वामित्व न होकर के बल्कि उनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जैसे समुद्रीय जल, समुद्र किसी देश से 200 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका चौथा विभाजन है प्राकृतिक संसाधनों का चौथा जो विभाजन है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है संभावी संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिसके मिलने की संभावना है या मिल सकता है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। दूसरा इसका विभाजन है विकसित संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिस पर सरकार के द्वारा उसका दोहन हो चुका है, प्रौद्योगिकी संसाधनों के द्वारा उनके मात्रा और गुणात्मक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला आदि। इसका तीसरा विभाजन है भंडारण। प्यारे बच्चों, भंडारण अर्थात प्रत्येक देश में कुछ निश्चित वस्तुओं का, संसाधनों का भंडारण है। भंडारण आपके देश में भी विभिन्न वस्तुओं का भंडारण है, लेकिन प्रौद्योगिकी जानकारी के अभाव में उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में उसका प्रौद्योगिकी विकास करके उस पर गहन जांच परख खोज करके उनका प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ होता है और ये ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग हम कर सकते हैं, अर्थात ऑक्सीजन हाइड्रोजन का विभिन्न रूपों में यौगिक के रूप में बना करके विभिन्न ऊर्जाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसका चौथा विभाजन है संचित कोष। आपके देश में विभिन्न प्रकार के संसाधन अपार मात्रा में उपलब्ध है और उन संसाधनों को प्रौद्योगिकी विकास करके, वैज्ञानिक खोज करके, विभिन्न उपलब्धियों के द्वारा उन संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे संसाधन भारत में उपलब्ध है, उसका उपयोग किया जा सकता है। अब आपको जो है दूसरा जो शुरू किया है मानवीय संसाधन। ये मानवीय संसाधनों में अर्थात ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, जैसे भवन, इमारत, सड़क, रेल, बस आदि। प्यारे बच्चों, संसाधन का एक रूपरेखा आपको बताया गया। अब इसमें आपको बताएंगे जो प्राकृतिक संसाधन है, इस प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन अर्थात प्रकृति के द्वारा दिया गया ये निःशुल्क उपहार है, जो किसी प्रकार का मनुष्य के द्वारा कोई पैसा
खर्च करके इन्हें प्राप्त नहीं किया है, बल्कि स्वयं उपहार के रूप में मिला है। भूमि की निम्न विशेषताएं होती है। भूमि सीमित मात्रा में होती है। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचलित नहीं किया जा सकता है। भूमि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील नहीं है तो उसे गतिहीन संसाधन के रूप में गिना जाता है। भूमि की मात्रा सीमित है और उसे घटाया बढ़ाई नहीं जा सकता। अर्थात जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो उस क्षेत्रफल को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो एक निश्चित है। भूमि जो है उत्पादन का निष्क्रिय संसाधन है, अर्थात मनुष्य के द्वारा उसको सक्रिय बनाया जाता है। उत्पादन का एक आवश्यक संसाधन है, उसके अभाव में किसी भी उत्पादन इकाई को संचालित नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसकी गुणवत्ता, मिट्टी की बनावट, संरचना के आधार पर कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। भारत में पहला मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, जिसको काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरापन अधिक होता है, उपजाऊ होता है, अनेक प्रकार के फसलें जाया जा सकता है। ये भारत के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में इस मिट्टी की बहुलता है। कांप या जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेष से हुआ है। दूसरा मिट्टी है काली मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसमें कपास उत्पादन करने योग्य विभिन्न प्रकार के खनिज लवण प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तीसरा जो मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जिसका रंग ईंट के रंग के समान होता है, इसमें मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस तरह की मिट्टी दक्षिण के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो अधिक ताप और दाब के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसमें काजू, चाय आदि की खेती की जाती है। इसका अगला विभाजन है मरुस्थलीय मिट्टी।
इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। इसमें मोटे अनाज आदि की खेती की जाती है। ये भारत के राजस्थान, गुजरात के उत्तरी भाग में इस तरह की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसका अगला है विभाजन, ज्वारीय मिट्टी। ज्वारीय मिट्टी ऐसे मिट्टी भारत के ज्वारी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो सुंदरबन डेल्टा में इस तरह के मिट्टी का विस्तार है। अगला मिट्टी जय का विभाजन, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां देखने को ऊंचाई के आधार पर अलग अलग मिट्टियां पाई जाती है। ढालूदार क्षेत्रों में चाय की खेती आदि की जाती है। प्यारे बच्चों, ये संसाधन का पाठ रहा, जिसमें इसके वर्गीकरण के बारे में बताया गया और भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का एक संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में बताया गया। एक बार पुनः आपको बता दें, संसाधन यानी संसाधन जो पर्यावरण में उपस्थित ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी उन वस्तुओं में एक निश्चित क्षमता है, तो ये संसाधन कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण अभी आपको बताया कई आधारों पर किया गया, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर बताया गया है। उस तरह इसको दो वर्गों में केवल व्यक्त किया जा सकता, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में ये सभी शामिल है, जिसमें नवीकरण और अनवीकरण। अनवीकरणों जय संसाधन को ये परंपरागत संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। नवीकरणीय में जो है सतत है, जैव है। जैव को पुनः दो वर्गों में बांट दिया गया, प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे और दूसरा जीव जंतु। अनवीकरणीय में पुनः चक्रण और जो अचक्रण। पुनः चक्रण में जैसे धातुओं को शामिल किया जाता है, अचक्रण जिसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन पुनः चक्रण में उस वस्तु का रूपरेखा बदल करके पुनः जो है उपयोग में लाया जाता है। इसके वर्गीकरण में देखें कि उत्पत्ति के आधार पर यानी एक जो है जिसमें जान होता है और एक वह संसाधन जिसमें जान नहीं होता है। तो जान जिसमें होता है उसे जैव संसाधन, जिसमें जान नहीं होता है अजैव संसाधन। स्वामित्व के आधार पर देखा गया कि व्यक्तिगत संसाधन जो स्वयं का मकान, स्वयं का पानी की व्यवस्था, कुआं आदि। सामुदायिक में खेल का मैदान। राष्ट्रीय संसाधन में देश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो खनन क्रिया की जाती है, कोयला, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी जो जिस पर जो है स्वामित्व किसी देश का न हो करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अधिकार होता है, जैसे विभिन्न महासागर। विकास के आधार पर भी देखा गया संभावी यानी जिसमें संभावना है कि और इसका प्रौद्योगिक विकास करके दोहन किया जा सकता है। विकसित यानी जिस जो ज्ञात है यानी ज्ञात हो चुका है कि कितना अपने देश में संसाधन है, वे संसाधन। भंडार जिसको यानी विभिन्न प्रकार के संसाधनों का देश में
भंडार है, इसीलिए जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण ही इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। संचित कोष विभिन्न अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलते हैं। जैसे आसाम और गुजरात में तेल के भंडार है, जो दक्षिण के पठारी प्रदेश से खनिज संपदा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मसाले देखने को मिलते हैं। वहीं पश्चिमी बंगाल में जूट की खेती की जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसमें गन्ना की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। इसी प्रकार देखेंगे कि झरिया, बोकारो, गिरिडीह, डाल्टनगंज इन क्षेत्रों में कोयले का अपार संचित कोष है। प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा इन संसाधनों का दोहन आसानी से किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये आज का पाठ संसाधन एवं विकास रहा। संसाधन के बारे में आपको बताया गया। इसमें एक शब्द विकास लगा हुआ है। विकास और वृद्धि में अंतर होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसी एक दिन की नहीं। यदि किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ गया तो उसे वृद्धि कहेंगे, न कि विकास। विकास के लिए हर क्षेत्रों में मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात के साधन, सिंचाई के साधन, संचार साधन, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी में यथोचित वृद्धि होती है, तब उसे हम विकास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ आपको पढ़ाया गया, इसको जो है आप ध्यान से सुने होंगे।